हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे। आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं शब्द शक्तियों के ऊपर, जो कि एक व्याकरण का भाग होता है। जैसे अलंकार, छंद यानी कि कविता पर आधारित जो व्याकरण होता है, उन्हीं में से एक बिंदु है शब्द शक्ति। और शब्द शक्तियों से संबंधित यह हमारा पहली क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जानते हैं कि क्या होती हैं शब्द शक्तियाँ, इनके भेद क्या क्या हैं और किस प्रकार से इनको लेकर के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। शब्द शक्तियों का अर्थ है शब्द की अभिव्यंजक शक्ति। परिभाषा के तौर पे इसकी बात करें तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बताना ही इसका मुख्य काम है और इसी को हम कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द के 3 प्रकार हैं। देखिए, शब्द शक्तियों के दृष्टिकोण से, शब्द शक्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं ये तो अगला बिंदु है। लेकिन इस दृष्टिकोण से शब्द के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन्हीं शब्दों के अनुरूप ही 3 प्रकार के अर्थ भी होते हैं। वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ, व्यंजक से व्यंग्यार्थ। शब्द और उसके अर्थ के आधार पर शब्द शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। देखिए, यहाँ पे अभिधा है, अभिधा नहीं होगा, अभिधा होगा। माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। इसे आप सभी अभिधा कर लें। ध करना होगा इससे हम लोगों को, अभिधा। तो पहली जो हमारी शब्द शक्ति है वो है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा का अर्थ है नाम। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बताने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। यानी कि जो उसका नाम है वही उसका अर्थ है, अन्य कोई अर्थ उसका नहीं है। इसी बात को आगे और समझते हैं। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक मतलब पहला, मुख्य, प्रसिद्ध, प्रचलित या पूर्ववेदित अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा कहते हैं। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। बालक दौड़ रहा है। परीक्षा में प्रश्न कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें कोई एक शब्द या एक पद या फिर कुछ पदांश यानी कि कुछ शब्दों को रेखांकित कर दिया जाएगा और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है। विकल्प में यह तीनों नाम लिखे होंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बालक शब्द को रेखांकित किया गया है और देखते हैं कि बालक शब्द में किस प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति है। इस वाक्य में बालक वाचक शब्द है जिसका मुख्य अर्थ बालक ही है। परंपरा से यह अर्थ पूर्वविदित है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा एवं अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट है कि वे शब्द जिनका अर्थ मतलब नाम ही उसका अर्थ है और कोई उसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, आवश्यकता ही नहीं है, उसके अर्थ में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, वह नाम ही उसका अर्थ है, तो वो क्या वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। अब अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ वे शब्द होते हैं जो परंपरा से विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इनका निश्चित अर्थ होता है। लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ वाले शब्द भी रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द का अगर विग्रह किया जाए तो खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर मोटी मोटी 2 बातें निकल करके आती हैं कि पहला तो यह कि इनका निश्चित अर्थ होता है जो कि लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ होता है, और दूसरा बिंदु यह है कि अगर इनका खंड किया जाए तो खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो देखिए, 3 प्रकार के शब्द होते हैं जो अभिधा
शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने शब्द पढ़ना आरंभ किया था। यहाँ पर पुनः एक बार उसका दोहराव है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो यह पहली ही बार है, जो पहले से पढ़ रहे हैं इस चैनल पर उनके लिए यह पूर्व ज्ञात चीज़ होगी। दूसरा हम देखते हैं कि उदाहरण से इसी बात को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। तो पेड़, हाथी, मेज, कलम, ये सभी क्या है, ये रूढ़ शब्द हैं। और रूढ़ शब्द होने के साथ ही इनमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो इनमें अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरा हो गया यौगिक शब्द। यहाँ पर अगर मैं इस बात की व्याख्या करूँ कि इनका निश्चित अर्थ होता है, लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ होता है और खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो हम पेड़ शब्द को देख लेते हैं। पेड़ शब्द जो है इसका लोक प्रचलित अर्थ है कि भाई हम जब पेड़ बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क पटल पर एक आकृति बनती है और पेड़ का वही अर्थ है, कोई अन्य अर्थ नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। अब मैं जो ये बात कह रही हूँ कि उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती है, तो ये बात आगे जब हम अभिधा के अलावा जो दूसरे दो बिंदु हैं लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इन पर जब हम पहुँचेंगे तो तुलनात्मक रूप से जब मैं एक बार फिर से चीज़ों को समराइज़ करके संक्षिप्त में बताऊँगी तो वहाँ पर यह जो कुछ चीज़ें दिमाग में अभी समझ सकती हूँ कि अटक रही होंगी वो वहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएंगी, वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो दूसरा बिंदु है यौगिक शब्द। अच्छा, यहाँ पर हमने पेड़ को इस प्रकार से तो समझ लिया कि इसका निश्चित अर्थ होता है। और अगर हाँ खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, अगर इनको खंड कर दिया जाए, मान लीजिए पे जोड़ ड़ लिख दिया जाए तो पे भी कोई अर्थ नहीं देगा और भी कोई अर्थ नहीं देगा। तो पेड़ और पेड़ जो है वो समूह में ही मतलब दोनों ही व्यंजन जुड़े हुए पेड़ जो शब्द लिखा जा रहा है तो उसका एक अर्थ निकलता है, लेकिन अगर इनका खंड किया जाए तो किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे दूसरे शब्दभेद की ओर। यौगिक शब्द दो रूढ़ या सार्थक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें तोड़ने पर प्राप्त शब्द अपना अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। संयुक्त और खंड रूप में यौगिक शब्द का अर्थ एक ही होता है। किस प्रकार से? देव मंदिर, गाड़ीवान, विद्यालय। तो देव मंदिर देवता का मंदिर, देव मंदिर से स्पष्ट है, देव जोड़ मंदिर लिखिए या देव मंदिर लिखिए, दोनों ही रूप में, चाहे तोड़कर लिखिए, खंड रूप में लिखिए या संयुक्त रूप में लिखिए, तो इनका जो अर्थ है वो एक ही है। और ये परंपरा से चले आ रहे ये सार्थक शब्द हैं, रूढ़ शब्द भी हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं यौगिक शब्द, इनमें किस प्रकार की शब्द शक्ति होती है? तो इसमें लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति होती है। माफ़ कीजिए, लक्ष्यार्थ का नाम ले बैठी मैं, इसमें अभिधा शब्द शक्ति होती है। देव मंदिर का खंड करने पर अर्थ समान ही रहता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसी बात को यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है कि देव मंदिर का खंड करने पर अर्थ समान ही रहता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह बात भी समझ लेते हैं कि यौगिक शब्द के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। सभी संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुव्रीहि के अलावा सभी समास के उदाहरण, बहुव्रीहि को छोड़ करके जो अन्य समास होते हैं वे सभी समास के उदाहरण भी यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे जैसे हम संधि मैंने पढ़ाना आरंभ कर दिया है तो संधि से परिचित हो लेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, समास इत्यादि से परिचय हो लेंगे। तो इसके जो उदाहरण होंगे वो सभी क्या होंगे? वो अभिधा और शब्द शक्ति वाले शब्द होंगे। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द भी यौगिक की प्रक्रिया से ही बनते हैं। ये भी दो सार्थक या रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं संयुक्त रूप में। अब देखिए अंतर क्या है योग रूढ़ और यौगिक शब्द में। योग रूढ़ और यौगिक शब्द में अंतर क्या है? यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त रूप और खंड रूप में इन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। और जब हम यौगिक हमने पढ़ा पीछे तो संयुक्त और खंड रूप दोनों में ही यौगिक शब्द जो होते हैं उनका जो अर्थ होता है एक समान होता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं योग रूढ़ तो यहाँ पर जो खंड रूप है और जो संयुक्त रूप है उन दोनों में ही अर्थ जो है अलग हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं। दशानन, लंबोदर,
गिरिधारी, पंकज। तो इस प्रकार के जो ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, और सभी जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। दशानन, देखिए दशानन हम सभी जानते हैं कि परंपरा से अगर इसका अर्थ देखें तो कोई अन्य ही अर्थ होता है। रावण के लिए दशानन शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अगर इसे हम इस शब्द को तोड़ें तो 10 आनन, जिसके 10 आनन हैं, जिसके 10 मुख हैं, वह क्या है, दशानन है। अब जब हमने इसको तोड़ा 10 आनन, तो 10 आनन एक अलग शब्द, एक अलग अर्थ दे रहा है, और रावण एक व्यक्ति विशेष का अर्थ दे रहा है। मतलब रावण एक ही है और रावण से हम परिचित भी हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है। जबकि 10 आनन 10 मुख, तो संभावना है कि कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो उसके अलग अर्थ होते हैं और संयुक्त रूप में वो अलग अर्थ देता है। अविधा शब्द शक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु है। जब किसी पद में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहाँ प्राय अविधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा बिंदु है, कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पदों में भी इनका मुख्य अर्थ ही प्रकट होता है, अतः इस अलंकार के पदों में भी प्राय अविधा शब्द शक्ति होती है। अब अगर किसी को यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं जल्दी अलंकार पर भी वीडियो बनाना आरंभ कर दूंगी, जल्दी पढ़ाऊंगी अलंकार आपको। तो यहाँ पर जानकारी के लिए यह तथ्य उल्लेखित करना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर ये बिंदु भी शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति। अविधा शब्द शक्ति से परिचित हो लिए हम, अब हम बढ़ चले हैं लक्षणा शब्द शक्ति की ओर। जिस शक्ति के माध्यम से शब्दों का मुख्य अर्थ छोड़कर परंपरा या लक्ष्यार्थ के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। रूढ़ि, लोक प्रसिद्ध या प्रयोजन उद्देश्य के कारण मुख्यार्थ से अलग लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है। अविधा में क्या था कि जो मुख्य अर्थ है, जो लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ है, वही ग्रहण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करते हैं। क्यों? रूढ़ि के आधार पर, कैसे? लोक प्रसिद्धि के आधार पर या प्रयोजन उद्देश्य के कारण। आइए इन्हीं बातों को उदाहरण से समझते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति की 3 शर्तें हैं। एक तो मुख्यार्थ बाधा, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होनी चाहिए। दूसरा लक्ष्यार्थ, शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ लिया जाना चाहिए। तीसरा है रूढ़ि या प्रयोजन, उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन उद्देश्य या रूढ़ि प्रसिद्ध अर्थ प्रचलन होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति की, और लक्षणा शब्द शक्ति के लिए 3 शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। नंबर 1 मुख्यार्थ बाधा, दूसरा लक्ष्यार्थ और तीसरा रूढ़ि या प्रयोजन। तो इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। वह गधा है, ललिता शेरनी है, सिंह अखाड़े में उतर रहा है। उदाहरण में गधा शब्द का अर्थ मूर्ख है, गधे की मूर्खता का लक्षण मनुष्य पर आरोपित है। ठीक वैसे ही शेरनी व सिंह शब्द क्रमशः निडर व वीर पुरुष का सूचक है। मैं इसी बात को थोड़ी सी और व्याख्या कर दूं आप लोगों के लिए ताकि समझने में सुविधा रहेगी। वो ये कि ये जो उदाहरण दिए गए हैं वह गधा है। पहले इसी उदाहरण को ले लेते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्यार्थ की प्राप्ति किस प्रकार से हो रही है, या कहें कि लक्षणा शब्द शक्ति किस प्रकार से इसमें विद्यमान है, कैसे हम इस बात को परखें जांचें। तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि लक्षणा शब्द शक्ति की 3 शर्तें यहाँ पर दी हुई हैं। अगर ये 3 शर्तें में से तीनों ही या 2 पूरी हो जाती हैं तो कहेंगे कि वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। देखिए, वह गधा है, इसके लिए मुख्यार्थ में बाधा है। किस प्रकार से? अब हम किसी व्यक्ति का उल्लेख करके कहेंगे भाई वो तो गधा है, तो अब यहाँ पर गधे से क्या मतलब है कि उसके 4 पैर हैं, पूंछ है? नहीं ना। तो यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा है। इस प्रकार से यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा है। और दूसरा कि शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाना चाहिए। अब उल्लेखित व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है कि वह गधा है, तो इसका लक्ष्यार्थ क्या है कि हम उसके किसी गुण या अवगुण को बताने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये लक्ष्यार्थ है कि मूर्खता, है ना। तो रूढ़ि या प्रयोजन, उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ये है कि हम उसके प्रति उसके अवगुण को उजागर करना लक्ष्य है, प्रयोजन है, उद्देश्य है। तो इस प्रकार से यह शब्द जो है इस वाक्य में इन शर्तों को पूरा करता है और इस प्रकार से यह क्या बन जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर प्रकट करने वाला शब्द बन जाता है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। एक हो गया रूढ़ा लक्षणा और दूसरा हो गया प्रयोजनवती लक्षणा। आइए इनके बारे में जानते हैं। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। मुंह पर ताला लगा लो, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। हिंदी के सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। मुंह पर ताला लगाना और 9-2-11 होना ये सभी लक्षक शब्द हैं। इनका लक्ष्यार्थ क्रमशः चुप रहना और भाग जाना है। रूढ़ा लक्षणा नाम से ही स्पष्ट है कि रूढ़ा लक्षणा में रूढ़ि के आधार पर और जहाँ लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए या लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो, वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा हो जाएगा। इसी का दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर प्रयोजन यानी कि उद्देश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण, शिवाजी सिंह है, रमा हड्डियों का ढांचा है। उपरोक्त उदाहरणों में सिंह और हड्डियों का ढांचा लक्षक शब्द हैं। इनका वाक्य में प्रयोग विशेष प्रयोजन उद्देश्य से हुआ है। इनका लक्ष्यार्थ क्रमशः वीर या साहसी और दुर्बल है। जिस प्रकार से रूढ़ा लक्षणा में लक्ष्यार्थ की प्राप्ति रूढ़ि के आधार पर हो रही थी, उसी प्रकार से प्रयोजनवती लक्षणा में लक्ष्यार्थ की प्राप्ति प्रयोजन यानी उद्देश्य के आधार पर होती है। तो इसलिए इन्हें प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हमने शब्द शक्ति से संबंधित भाग 1 के अंतर्गत जो शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति से परिचय पा लिया है। अगली वीडियो में मैं आप सबके सामने जो तीसरा इसका भेद है, जो कि तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा लंबा है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मुझे नहीं करना है, तो इसलिए मैं उसे भाग 2 के अंतर्गत अगली वीडियो में आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अपने लिए यूज़फुल लगा हो, जो कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा, और तो प्लीज़ इसे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।